हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि सेशन के अंदर हम चर्चा करते हैं राजस्थान जीके के उन क्वेश्चनों के बारे में जो अभी हाल ही के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो पूछे गए और बदलता हुआ पैटर्न, यानी कि अब राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको किस प्रकार से नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। आइए उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर एक शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कालानुक्रम के अनुसार, कथन और कारण, सुमेलित कीजिए, कूट के आधार पर, कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपके सामने, निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी आपके सामने चार शासकों के नाम दे रखे हैं, आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि इन शासकों का जो समय है वो क्या रहा है। लीजिए देखिए, ऑप्शन के अंदर रावल रतन सिंह है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है और महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा की हम बात करेंगे तो इनका जो टाइमिंग रहा है वह है 1433 से लेकर 68। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं तो इनका टाइमिंग है 1572 से लेकर, याद रखिएगा, 1597 ईस्वी। यदि हम राणा सांगा की बात करेंगे तो टाइमिंग रहा है 1509 से लेकर 1528। और यहाँ पर देखिए रावल रतन सिंह है, राणा रतन सिंह नहीं है। रावल रतन सिंह का जो टाइमिंग रहा है वह है 1302 से लेकर 1303। यानी कि ये आपके इन शासकों का टाइमिंग रहा, शासनकाल का समय रहा। अब आप कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे पहले जो शासक बने वो है आपके रावल रतन सिंह, यानी कि ए आ जाएगा। उसके बाद में जो अगले हैं वो आपके सामने आ जाएगा सर इनके बाद में जो राजा बने वो है आपके महाराणा कुंभा, यानी कि डी। इसके बाद में जो अगले राजा बने थे वो है आपके कौन, राणा सांगा। और उसके बाद में फिर कौन है, महाराणा प्रताप। यानी कि ADCB ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। तो आजकल इसी प्रकार से बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। तो हमारी कोशिश यही रही है कि आगामी जितने भी सेशन हो सभी सेशन के अंदर आपको इसी प्रकार से बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो RPC द्वारा हो या RSSB बोर्ड द्वारा, वो आपके लिए बिल्कुल आसान इजी सा हो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन लीजिए। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया आपके सामने। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित दुर्ग हैं, उनको आपको निर्माण काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से किला है देखिए, गागरोन का किला है। गागरोन का किला आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है, तो झालावाड़ के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो आप सब जानते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर, याद रखिएगा, डोड परमारों द्वारा करवाया गया है। किनके द्वारा है, डोड परमारों द्वारा, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे तो जूनागढ़ का किला है, और जूनागढ़ का जो किला है वो आप सब जानते हैं 1589। 1589 के अंदर इसका कार्य शुरू हुआ था। और शुरू करने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे सर महाराजा राय सिंह। कौन थे, याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह। शिवाना की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपके 10वीं शताब्दी में। कब हुआ है, 10वीं शताब्दी में। वर्तमान में जो शिवाना है वो आप याद रखेंगे कौन से जिले में है, बालोतरा के अंदर। फिर चूरू का किला है, आप सब जानते हैं कि चूरू का जो किला है उसका निर्माण हुआ है आपके 1739 ईस्वी के अंदर। और चूरू का किला वही है जहाँ से, याद रखिएगा, चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले, वे बारूद, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनको सही क्रम के अनुसार जमाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10वीं शताब्दी वाला आ जाएगा, यानी कि आप कहेंगे सर वो आएगा शिवाना, ठीक है। शिवाना के बाद में फिर 12वीं शताब्दी के अंदर आ जाएगा आपके कौन सा, गागरोन। फिर ये आ जाएगा आपके 16वीं शताब्दी वाला कौन सा, जूनागढ़। फिर ये 18वीं शताब्दी वाला आ जाएगा आपके कौन सा, चूरू का किला। यानी कि यहाँ पर जो
ऑप्शन नंबर है डी, ए, बी, सी। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बदलता हुआ पैटर्न इस प्रकार से है, ये निर्माण काल के अनुसार, इससे पहले क्वेश्चन राजाओं के शासन काल के अनुसार। ठीक है, आगे अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें। ठीक है, इसलिए अब हमारे जितने भी आगामी सेशन आएंगे वो इसी प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी। लीजिए, एकलिंग जी का मंदिर आपके सामने दे रखा है, हर्षद माता का मंदिर दे रखा है, किराड़ू का मंदिर दे रखा है और सच्चाई माता का मंदिर दे रखा है, और सामने है आपके जिले। आप कहेंगे सर एकलिंग जी का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो तो बना हुआ है उदयपुर के अंदर। हर्षद माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आभानेरी दोसा के अंदर, अक्सर हम पढ़ते हैं प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। किराड़ू जो मंदिर है वो आप कहेंगे सर बना हुआ है हातमा गांव में, और हातमा गांव आप सब जानते हैं कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। किराड़ू जिसका प्राचीन नाम है आपके किरातकूप, यहाँ पर आप पढ़ते हैं किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। फिर है आपके सच्चाई माता का मंदिर, सच्चाई माता का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। भाई एक के अंदर दो है, एक के अंदर दो है, ठीक है, इन दोनों में ही तो नहीं है, तो फिर सी या डी में से। फिर हर्षद माता बी के अंदर 4 है, बी के अंदर 4 है, याद रखें। इस प्रकार की जब क्वेश्चन आए तो आप पहले ये कोशिश करें जो आपको आ रहा है ना उसी को आप इन ऑप्शनों में रखें, क्या पता उसी से आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, आगे अगला देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ये लीजिए। अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। सूची फर्स्ट के अंदर आपके सामने दे रखे हैं पर्यटक स्थल, और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं आपके जिले। आपको मिलान करना है कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो कौन से जिले में है। देखिए यहाँ पर दे रखी है आपके आना सागर झील। हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो आना सागर झील है ये आपके अरुणराज द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी के अंदर, और ये कहाँ पर है, अजमेर में, याद रखेंगे। फिर है आपके माही बांध। अब माही बांध आपके राजस्थान के अंदर जिस गांव में है वो है बोरखेड़ा गांव, याद रखिएगा। बोरखेड़ा गांव जो है वो बांसवाड़ा में है, और माही बजाज सागर बांध की हम बात करते हैं तो राज्य का सबसे लंबा बांध है ये। मंचकुंड मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो ये धौलपुर में है। मंचकुंड तीर्थ आपने जरूर सुन रखा होगा, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं वो। और सित्ताबाड़ी, याद रखिएगा, सित्ताबाड़ी जो मेला है ये शहरिया जनजाति का कुंभ है। किसका है, शहरिया जनजाति का कुंभ। और ये जो मेला है ये सीताबाड़ी का, ये भरता है आपके केलवाड़ा में। केलवाड़ा जो है वो कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा, 12 में। लीजिए, तो ए के अंदर 3 है आपके सामने, ए के अंदर 3, इन दोनों में नहीं है, 2 को कट करिए। फिर है आपके सामने माहीबान, बी के अंदर ए है, बी के अंदर केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ए, ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप कोशिश ये करें जो आपको आ रहे हैं पहले वो आप देखें। ठीक है, आगे अगला लीजिए। अगला क्या कह रहा है देखिएगा। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर जो है उसका चयन करना है। यानी कि ये जो हमारा प्यारा राजस्थान है, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के आसपास के अंदर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो ये तो दिशा है उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है पश्चिम, और ये है पूर्व। देखिए उत्तर के अंदर जो राज्य सटा हुआ है वो तो है, याद रखिएगा, पंजाब। उत्तर के अंदर जो राज्य सटा हुआ है वो है पंजाब। उत्तर और पूर्वी से जो राज्य हमारे साथ सटा हुआ है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। अच्छा, पूर्वी की तरफ से सटा हुआ है वो है यूपी। दक्षिण और पूर्वी की तरफ से सटा हुआ है एमपी, और दक्षिण पश्चिम की तरफ से है गुजरात। यानी हमारा जो राजस्थान है वो इन 5 राज्यों के साथ में क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा, जिनमें से एमपी के साथ ये बनाता है 1600,
जो सबसे ज़्यादा है, पंजाब के साथ बनाता है 89 जो कि सबसे कम है, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर बनाता है, यूपी के साथ 877 बनाता है, गुजरात के साथ 1022, यानी टोटल जो है वो 4850 किलोमीटर जो है वो आपके इन राज्यों के साथ में क्या बनती है, अंतर्राज्यीय सीमा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप जानते ही हैं वो पाकिस्तान के साथ है और वो है आपके 1070, यानी कि टोटल जो राजस्थान है वो याद रखिएगा 5920 किलोमीटर जो है वो क्या बनाता है, स्थलीय सीमा। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लगाता है, गुजरात भी लगाता है, आपके पंजाब भी लगाता है, एमपी भी लगाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता है। इसका मतलब डी जो है वो तो नहीं है, तो डी जिस जिस ऑप्शन में है वो तो नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, कई बार ऐसे प्रश्न इस प्रकार से भी सोल्व करें। देखो हमारा उद्देश्य एग्जाम हॉल में बैठे यही है कि हमारा आंसर आना चाहिए, तो कई बार इस प्रकार से भी आप देखें कि जो गलत है वो किस किस में, तो फिर वो नहीं होगा, फिर बचा केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, हमें जितने तरीके हैं वो सारे अपनाने चाहिए। अगला अगला है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि RSRTC की बात है। RSRTC राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1960 के अंदर है, 1962 के अंदर है, 1964 है या 1966 है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके 1964। पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है RSRTC का, तो भी याद रखिएगा वो है आपके जयपुर। कहाँ पर है याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। अगला लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। जहां सूची फर्स्ट के अंदर राष्ट्रीय पार्क और आपके अभयारण्य दे रखे हैं और सूची सेकंड के अंदर जिला दे रखा है, यानी कौन सा नेशनल पार्क या जो अभयारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पहला है केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय पार्क, यानी केवलादेव जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो है भरतपुर में। देखिए कंफ्यूजन के लिए दो शब्द हैं, एक तो है आपके देखिए केवलादेव और एक है आपके सामने केला देवी। हालांकि केवला देव जो है वो तो नेशनल पार्क है भरतपुर में, और केला देवी जो है वो सेंचुरी है यानी कि अभ्यारण्य है। कहाँ पर? ये करौली में, याद रखिएगा ये करौली में है, ये भरतपुर में। ठीक है, अगली बात नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये जयपुर के अंदर है। सरिस्का जो राष्ट्रीय पार्क है, हालांकि सरिस्का भी अभी अभ्यारण्य ही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो हम अक्सर पढ़ते ही हैं कहाँ पर है, अलवर के अंदर, वो आपके हरे कबूतरों वाला। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, और ये हमारे राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है जो कहाँ है, आपके सवाई माधोपुर में। यानी कि एक के अंदर 3 हो जाएगा, तो एक के अंदर 3 दो ही ऑप्शन में है। फिर है बी के अंदर ए हो जाएगा, बी के अंदर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। आगे अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है, चलिए दोनों ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना साथ में, दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है, और अगला क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हालांकि सामान्य तौर पर ऐसे भी प्रश्न आपको पता है वन लाइनर के तौर पर आते भी हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है एक तो कि भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। एकमात्र उत्पादक है वो टंगस्टन के अंदर है, बेरिलियम के अंदर है, चांदी के अंदर है, या वोलेस्टोनाइट के अंदर है। आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शनों के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके वोलेस्टोनाइट। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप कहेंगे सर
गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई आप सब जानते ही हैं 1722 या 1727 मीटर, जो भी आप कहेंगे। और कहाँ पर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सब जानते हैं, शिरोई। ठीक है, अगला अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या जो अभयारण्य है वो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या अभयारण्य है जो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। गन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है, नाहरगढ़ अभयारण्य है या कुंभलगढ़ अभयारण्य है। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जिसे हम जानते हैं वह है, याद रखिएगा, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, नाम ही है इसका, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है, आपके भरतपुर में, याद रखिएगा। यही आपके हमारे यहाँ पर पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली भी है और सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है। यानी पक्षियों के लिए बिल्कुल क्या है, स्वर्ग है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल है जिससे रिलेटेड दो खास बातें हैं। कौन सी? एक तो याद रखिएगा 1981 के अंदर इसे शामिल किया गया है रामसर साइट में, याद रखिएगा। किस में शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। और 1985 के अंदर याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो कि रामसर साइट और विश्व धरोहर इन दोनों में शामिल है, वो एक ही मात्र है। कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है आपके साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल घास भी है। कौन सी घास है? वो घास है, देखिए, एंचा घास। कौन सी है? एंचा घास। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है आपके वन रक्षक वनपाल जैसे एग्जामों में कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी घास है जिसमें अक्सर पक्षी जो है, पक्षी उलझ कर मर जाते हैं। अक्सर पक्षी उलझ कर मर जाते हैं, वो आपके कौन सी घास है? तो एंचा घास। हालांकि यहाँ केवलादेव के अंदर साइबेरियन सारस आते हैं, तो इनकी एक मन पसंदीदा घास भी यहाँ पर है, उसका नाम है कुट्टू घास। कौन सी है? कुट्टू घास, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य जो है वो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा गन्ना राष्ट्रीय पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसे हम केवलादेव गन्ना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया कि इसका नाम केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो है वो किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा ये है भगवान शिव के नाम पर। किसके नाम पर है? तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, भगवान शिव के नाम पर है। ये आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, और वो जो है वो आपके कौन सा है? ये केवलादेव। और अभी हमने चर्चा की भी थी कि कंफ्यूजन के लिए हो सकता है कि ये आपको पूछे केला देवी जो है वो आपके कहाँ पर है? करौली के अंदर। और इनसे रिलेटेड प्रसिद्ध क्वेश्चन आप सुनते ही हैं। केला देवी की आराधना के अंदर याद रखिएगा कौन सा नृत्य होता है? लांगूरिया। क्योंकि केला देवी जो है इनका जो मेला है वो कौन सा है? लक्खी मेला है, याद रखिएगा। इसी लक्खी मेले का मुख्य आकर्षण जो है वो कौन सा होता है? लांगोरिया। ठीक है, चलिए आप ये एक कमेंट करके बताइएगा कि केला देवी का जो मेला है वो कब भरता है। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। केला देवी का जो मेला है वो आपके कब भरता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है जी, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। कल फिर इसी सेशन को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और भी जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आए थे कालानुक्रम के अनुसार, या फिर आपके सामने सही या असत्य,
कथन या कारण, कूट के आधार पर मिलान, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद आप सबका।